बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत सॉरी आज की वीडियो के लिए, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ और कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे। वक्त के साथ आते रहते हैं, कुछ मसरूफियात भी हैं। तो आज जनाब डे 2 है और डे 2 की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ 9 ऑफ द जुलाई। और अब कौन कौन से क्वेश्चन थे आज के दिन में? केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मिले तो फिर हमने बनाए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन था, एक वर्ड आया था हमारे पास होलसम, जिसका सिनोनिम्स जो था बताने थे। तो हमेशा की तरह मैंने बहुत सारे वर्ड इसमें से निकाल लिए हैं, जिसमें देखो प्योर, गोल्ड, क्लीन, इनोसेंट, अपलिफ्टिंग, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे अल्फाज इस पर मौजूद हैं जो कि आप यूज़ करते रहते हैं। तो एक दफ़ा इनकी स्टडी कर लें तो हो सकता है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसी तरह का कोई और वर्ड भी आता है तो आपको पता चल जाए कि इसकी मीनिंग एक्चुअल में क्या है। फिर एक और वर्ड आया, वो था स्पाई, ठीक है, जिसमें उसका वर्ड एजेंट भी है, ऑपरेटिव भी है, इन्फॉर्मेंट भी है, खबर देने वाला, सीक्रेट एजेंट भी है, लाइक अंडर कवर एजेंट भी है, स्काउट भी है। तो मतलब देयर आर द नंबर ऑफ मीनिंग्स ऑफ स्पाई, तो वो मैंने लिख दी। ये क्वेश्चन भी हमारे पास था। फिर एक क्वेश्चन और है, वो था बेट्रे, उसका आपके पास देयर आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन। डिसीव, डबल क्रॉस यानी तोड़ना, धोखा देना, बैक स्टेप, सेल आउट, मतलब देयर आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास मिला। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे पास था स्टे, ठीक है। स्टे क्या हमारे पास? रिमेन, लिंगर, रीसाइट, और आसान सा कौन सा है? वेट, और लॉज जो है, ये सॉरी लॉज के अलावा पॉज भी, ये आसान आसान वर्ड जो है वो मैंने डिस्कस किए ताकि आपको एक बात का अंदाज़ा हो जाए कि इसकी मीनिंग भी क्या है, ठीक है। और आगे चलते हैं। फिर एक और वर्ड आया अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का मतलब एक बड़ा अच्छा सा मीनिंग है इसकी, बूस्ट अप करना, ठीक है। एक है चीयर अप करना, अगर चीयर के साथ में अब भी लिख दूं तो चलेगा, चीयर अप करना, इन्हांस करना, बढ़ाना, ठीक है। ये हैं कुछ चीज़ें। रेज करना यानी ऊपर बढ़ाना। तो अपलिफ्ट का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ था मीनिंग्स क्या है। अब पता नहीं उसके सिनोनिम्स पूछे थे या मीनिंग्स, लेकिन बच्चों ने इसमें मीनिंग्स करके लिखा तो मैंने इसलिए अलग से थोड़ा सा कर दिया। एक वर्ड था डायनामिक, उसकी मीनिंग थी एनर्जेटिक, फोर्सफुल, फुल ऑफ लाइफ और मोशन। यार अगर डायनामिक में इसका सिनोनिम भी आए तो यही होंगे जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फिर एक है थ्रस्ट, यानी धक्का लगाना, ड्राइव विथ फोर्स, ठीक है। थ्रस्ट द डोर ओपन, यानी दरवाज़ा दे के धक्का दे से खोलना, इसको हम थ्रस्ट कहते हैं। ये भी एक मीनिंग के लिए वर्ड आया हुआ था, तो ये भी हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं फिजिक्स के टॉपिक पे। फिजिक्स के टॉपिक पे जो है वो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज। अच्छा, चार्ज का क्वेश्चन आधा लग रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है। अल्फा पार्टिकल के पास 2+2 चार्ज होता है, तो मैंने यहाँ प्लस लगा देता हूँ। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का न्यूक्लियाई कहलाता है, सही है। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस यानी कहलाता है। इसको सिर्फ न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं? हीलियम एटम क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन होते तो ये पूरा एटम होता। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं 2। अब क्वेश्चन क्या था नहीं मालूम, इतना सा समझ में आया। तो सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस, जिस पे सारी फोर्सेस जीरो हों, उसे एक तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहलाती है, इसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। सम ऑफ द ऑल द टॉर्क्स आर जीरो, जिस पे सब टॉर्क, सम पूरे टॉर्क्स का सम जीरो हो जाए, उसे कहते हैं सेकंड कंडीशन। अब ये है कंडीशंस। अब आपने जहन में रखना है कि कहीं अगर कंडीशंस की जगह टाइप्स आ गया तो आप ये टिक नहीं कर देना। टाइप्स 2 होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास टाइप्स कहलाते हैं, ठीक। फिर 2 आपके पास स्टेट्स, 3 आपके पास स्टेट्स होती हैं, ठीक है। मैं वो भी लिख रहा हूं, कौन कौन सी? एक होती है स्टेबल, एक होती है अनस्टेबल और एक होती है न्यूट्रल। तो ये सोच समझ के आपने लगाना है। ऐसा नहीं हो कि वो टाइप्स का पूछे तो आप स्टेट लगा दो, वो स्टेट का पूछे तो आप टाइप लगा दो, ये कंडीशन लगा दो, ये जरा सोच के ना। गामा रेज आर
गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है बहुत बार। द वेव रिक्वायर्ड मीडियम इज कॉल्ड, जनाब जो वेव को मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव कहलाती है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस। वो हीट जो कि 1 kg सब्सटेंस के लिए चाहिए, क्या करने के लिए, 1 डिग्री को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। डिग्री की जगह यहाँ केल्विन भी हो सकता था, तो आप ऑप्शन वही होगा, ठीक है। उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन अगर मानो इसमें 1 kg ना हो तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि मान लेते हैं कि इसमें 1 kg नहीं है। अगर 1 kg नहीं है तो फिर उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, फिर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी सिर्फ हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। वन ऑफ देम इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट, कौन सा इनमें से ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। तो बेटा जो हमें क्वेश्चन मिले ना इसमें, उसमें 2 ऐसे ऑप्शन थे जो कि ड्राइव्ड नहीं थे, ना एम्पेयर ड्राइव्ड है ना सेकंड ड्राइव्ड है, ठीक है। अब सर ड्राइव्ड यूनिट वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जो ड्राइव्ड नहीं होती, वो मैं बता देता हूँ। देखो जितने भी 7 फंडामेंटल यूनिट है ना, आपको याद दिला दूं, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, टेम्परेचर, करंट, ये सारे के सारे जो हैं नॉन ड्राइव्ड यूनिट हैं, ये फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं, ठीक है। ओके, आगे सवाल है, कहता है कि यूनिट ऑफ द पावर इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। पावर का यूनिट ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में होता है एचपी, ठीक है। एसआई सिस्टम में होता है वॉट, और एम्पेयर तो ये तो करंट का यूनिट है, इसलिए इसको तो कोई बेचारे की ना दाल नहीं गलती यहाँ पे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, मीन एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ठीक है। हाँ, ये मैंने पहले यहाँ पे भी क्वेश्चन में लिख दिया और नीचे भी लिख दिया, चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन के तरीके से ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ये देखो, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये इसका पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगी हमेशा। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा 0, और मीन पोजीशन पे हमेशा जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक कोलिजन इज कंजर्व्ड इन, इलास्टिक कोलिजन कंजर्व होती है कब, इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व होता है, ठीक है। तो जनाब इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहती है, तो इसका मतलब ये इन दोनों का ऑप्शन बोथ होगा कि ये दोनों चीज़ें कंजर्व रहती हैं। तो ये वहाँ पता नहीं लिखा था या नहीं लिखा था, एक लिखा था, बट मैंने दोनों लिख दिए ताकि वहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो सकता है। आगे चलते हैं, कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, पावर एंड टाइम का जो है वो प्रोडक्ट वो क्या कहलाता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम के। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो टाइम को वहाँ ले जाता हूँ, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। यही तो लिखा हुआ है वर्क, और वर्क का ही यूनिट एनर्जी भी होता है, तो इसलिए वर्क और एनर्जी दोनों लिख दिए। यूनिट ऑफ द एनर्जी, ये तो बहुत ही आसान सवाल था कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वेट डिफाइन करो, भाई ये इंग्लिश में मैंने यहाँ लिख दिया, उर्दू में मैं समझा देता हूँ। वेट क्या होता है, मानो ये तुम्हारे पास अर्थ है और इसके ऊपर आप खड़े हो, यानी एक मिनट, हाँ, मानो ये तुम्हारे पास अर्थ है और इसके ऊपर जो है वो आप खड़े, तो मैं कहता हूं कि ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है, आप, ठीक है। अब इसके ऊपर आप खड़े हुए, तो आपके दरमियान और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको हम वेट कहते हैं। यानी सादे लफ्जों में कहें कि अर्थ आपको जितनी ताकत से खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो W = mg है। एक और बात सुन लेना कि वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है, और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक हो गया जी। और वेट को फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल फोर्स है, तो ये वेट का दूसरा नाम फोर्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल व्हेन द रेडियस 0.5 मीटर। अच्छा, ये पता नहीं कहाँ का सवाल था, फिजिक्स में था या मैथ्स में था, मुझे नहीं पता, बच्चों ने भेजा था। तो अब ऐसा सवाल फिजिक्स में भी आ सकता है और ऐसा सवाल मैथ्स में भी आ सकता है। मैंने फिजिक्स में लिख दिया है फिलहाल, तो इसे यहाँ सॉल्व है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। अब सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू
2 पाई, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5। अब सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई, 0.5 को तो 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा पाई यूनिट्स। ठीक है, अब हो सकता है कि इसका आंसर पाई हो सकता है कि उन्होंने 3.14 करके लिखा हो क्योंकि पाई की वैल्यू ये भी होती है, और हो सकता है कि उन्होंने 22/7 करके लिखा हो क्योंकि पाई की वैल्यू तो ये भी होती है। ठीक ना। फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, भाई एक फार्मूला तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का, दूसरा फार्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन में लास्ट टाइम मैंने लेक्चर्स में बताया भी है, वो होता है 1/2 k x0² और x²। ठीक है, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अच्छा, यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी हर्ट्स होता है और बेस यूनिट जो होता है वो सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है 1/t, तो वहां पे हम लिखते हैं 1/t s, यानी इसका मतलब s इनवर्स। ऐसा यूनिट ऑफ द चार्जेस, चार्ज का ऐसा यूनिट बेटा कूलम होता है, और कोई यूनिट ऐसा यूनिट नहीं है चार्ज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर की डेफिनेशन बताएं, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर लॉज को फॉलो भी करता हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, वॉट इज द यूनिट ऑफ, अच्छा ये वॉट WH वाला नहीं है, ये यूनिट वाला वॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉट किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। ठीक, वेलोसिटी इज, अब पता नहीं ये वेलोसिटी क्या लिखा था, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कुछ था, तो मैंने क्या लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी डेफिनेशन भी लिख दी ताकि आपको याद रहे। डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, याद रखिएगा। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो ΔS/ΔT है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क किसे कहते हैं? ये फॉर्मूला यहां लिख दो, इसे पावर कहते हैं। ठीक, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री, या फिर उसका जो कर्व होता है उसे कहते हैं पैराबोला। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, मैक्सवेल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इंट्रोड्यूस बाय, यार ये क्वेश्चन अजीब सा था, ये मैंने खुद ही बना दिया यहाँ पे ना, ये समझ नहीं आया ये क्वेश्चन क्या था, लेकिन ये जो मैंने लिखी लाइन, ये मैंने लिखी है, और इसलिए मैंने इसका आंसर भी नहीं लिखा। मैं लिख देता हूँ कि अगर तो कोई ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज किसने इंट्रोड्यूस कराई, तो एक साइंटिस्ट था जिसे हेनरिच कहते हैं, उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। सेम एज पॉजिट्रॉन एज, अच्छा अब यहाँ पे दो बातें हैं। पॉजिट्रॉन सेम मास के हिसाब से पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन है, और अगर चार्ज के हिसाब से पूछेगा तो प्रोटॉन है। ठीक है, यानी यहां पे मैं एक बात लिख देता हूं कि मास ऑफ पॉजिट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। तो अब ये दोनों हिसाब से मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब पता नहीं ये क्वेश्चन सही था, ये ऐसे ही था, या जो भी था, लेकिन था जो भी वो मैंने लगा दिया। ठीक हो गया। तो जनाब ये तो फिजिक्स के क्वेश्चंस हो गए, हमने सॉल्व कर लिए। आज मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि पहले ही बड़ी मैंने देर कर ली है वीडियो बनाने में। तो आगे बढ़ते हैं। सर केमिस्ट्री के बहुत सारे सवाल आए इस बार। ओके, फार्मूला ऑफ द इथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल का फार्मूला ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बॉयल्स लॉ किसे कहते हैं? बॉयल्स लॉ का मतलब है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, और अगर चार्ल्स का पूछे तो आपने लिख देना है, मैं यहाँ चार्ल्स भी लिख देता हूँ, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा जी, विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है? यार ये कंफर्म कर लेना, लेकिन सही बताऊँ ना, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मुझे याद आ रहा है, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। एटॉमिक के साइज पे भी डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करती है, और मॉलिक्यूलर साइज पे भी डिपेंड करती है। इसलिए मैंने ऑल ऑफ दीज लगा दिया। सर आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है,
यानी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू ऑल्सो इज इक्वल टू 0। यानी ऐसा नहीं है कि इंटरनल एनर्जी 0 होगी, नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ना वो 0 हो जाएगी। डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप की डेफिनेशन जनाब ऐसे एटम्स को कहा जाता है, ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो है मास नंबर चेंज होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन ये सारी हरकत होती किसकी वजह से? न्यूट्रॉन की वजह से। एक एग्जांपल दे दूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप की बात एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन एक होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, 1 है, एक और भी है जिसका एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन उसका मास नंबर एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन कोई नहीं, इसके पास न्यूट्रॉन 1 है और इसके पास न्यूट्रॉन 2 है। तो इसका मतलब जो हरकत होती है वो किसकी वजह से होती है? एटॉमिक नंबर की वजह से, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से होती है। केमिकल फार्मूला ऑफ द मिथेनॉल, तो भाई मिथेनॉल का फार्मूला जो था हमने ढूंढ के लिख दिया यहाँ पे। मेल्टिंग ऑफ आइसेस, अब पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा कि ये फिजिक्स में से था या केमिस्ट्री में से था, क्योंकि दोनों के टॉपिक मैच हो रहे हैं ना, तो मैंने लिख दिया इस पर। इसे जहाँ आइस का मेल्ट होना फिजिकल चेंज कहलाता है, केमिकल चेंज तो पानी में कोई नहीं आता, ठीक है। तो बोथ वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, फिजिकल चेंज ही होगा। हाँ, वो पहले हार्ड था, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, जी हाँ, पानी में सॉल्यूबल होते हैं। व्हिच ऑफ देम इज सैचुरेटेड? अल्केन जिसके पास सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसे वो सैचुरेटेड कहलाते हैं। फार्मूला ऑफ द अल्केन इज, भाई ये जनरल फार्मूला है अल्केन का, ये देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयनिक कंपाउंड, इसका एक एग्जांपल दूं, जस्ट लाइक साल्ट की बात कर लो ना, अब ये भी आयोनिक कंपाउंड है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इज, प्रोपाइल अल्कोहल का बड़ा सारा केमिकल फार्मूला था, तो ये जनाब आपके पास आ गया, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, फार्मूला ऑफ डीकेन, अच्छा ये पहले भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन डीकेन का, तो ये मैंने C10H22 यानी डीकेन, डी का मतलब 10 होता है, डेका का मतलब 10 होता है, तो ये आपके पास डीकेन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन था व्हिच ऑफ देम इज प्रोवाइड एनर्जी। अच्छा, 3 नाम लिखे हुए थे, कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ था, अमाइनो एसिड लिखा हुआ था और फैट्स लिखा था। अच्छा, ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और मैंने इसको केमिस्ट्री में लिख दिया है। चलो यार ठीक है, बर्दाश्त कर लो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है ना भाई, आप फिर भी अपने टीचर से ज़रूर पूछिएगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक। Which of them is ऑर्गेनिक कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की रिश्तेदारी हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, इतना हमें पता है, बाकी आप खुद देखिएगा। मरकरी क्या है? आइन है? नहीं। कंपाउंड है? नहीं। मरकरी तो एक एलिमेंट का नाम है, तो इसलिए ये एलिमेंट है। अच्छा, which of them is हाई नाइट्रोजन क्वांटिटी? अच्छा, ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस नहीं थे कि हाई नाइट्रोजन क्वांटिटीज़ में क्या ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो जो हाई नाइट्रोजन क्वांटिटीज़ के 2-4 नाम मुझे याद थे, या मतलब हमें मिले, याद तो क्या थे जो मिले, वो था एक अमोनियम नाइट्रेट है, एक यूरिया है, और 2 ऑप्शन नीचे भी हैं, एक नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, उसके अंदर तो वैसे ही नाइट्रोजन होता है। 1 मिनट यार, ये मैं नीचे ऊपर चला गया है ना, ओके। नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये मतलब दीज आर द कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं। तो अब इसको आप देखिएगा कि क्वेश्चंस कैसे आया था, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज, ये तो H2SO4 होता है, ये तो आपको पता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड? तो भाई ये सैचुरेटेड है, ये क्योंकि अल्केन्स है ना, ये अल्केन का फार्मूला है, अभी ऊपर पढ़कर आए ना, तो अल्केन्स का फार्मूला है, इसलिए ये सैचुरेटेड कहलाएगा। बाकी ये सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि ये अलग फार्मूलाज हैं। फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट, व्हिच ऑफ देम इज स्टील इज द यूज फॉर द परमानेंट मैग्नेट, ओके। ये अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन केमिस्ट्री वालों का नहीं है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट यहाँ आ गया तो ठीक है, चलाने दो यार। कोरेजन ऑफ द मेटल ऑफ एटम इज ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स, नाइट्राइड्स, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर।
मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी का मतलब सिंपल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये उसकी मैंने छोटी सी एक डेफिनेशन लिख दी है, इसको आगे ज़रूर पढ़िएगा। तो ये मैंने अच्छा क्वेश्चन क्या था पता नहीं, लेकिन डेफिनेशन का जिक्र हुआ तो मैंने वो लिख दिया। अच्छा चार्ल्स लॉ क्या होता है? अभी ऊपर भी बताया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोवलेंट बॉन्ड इज अ मोल्टन स्टेट इज, बुरे वाले कंडक्टर होते हैं ये मोल्टन स्टेट में। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे भाई। मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको पहले ही पता है मैं धांधली करता हूँ मैथ में, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन सामने हैं तो ठीक है। भाई पहला क्वेश्चन हमें नहीं पता था सेकंड वर्स क्या है, तो नहीं याद नहीं मुझे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है या 0.5 होती है, ये तो फिजिक्स में भी आता है। साइन इनवर्स ऑफ 0.60 0.645 रेडियन के बराबर होता है। एक सेट है ए बी सी और डी, हाउ मेनी सेट कैन बी मेड? तो इसका एक फार्मूला होता है 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4। इसका मतलब ये है कि 16 सेट्स इसके बन सकते हैं। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ द रेडिकल एक्स। भाई हमें नहीं आता ये क्वेश्चन, तो भाई अपने मैथ्स के टीचर से पूछिएगा। आपका क्वेश्चन मैंने पहुंचा दिया, अब तक पहुंच भी गया होगा, लेकिन मेरा लिखना यहाँ लाजमी है ताकि एक फाइल में सारी चीज़ें कंपाइल हो जाए। 2 coins are tossed, probability getting 0 head and 0 tail। ठीक है, तो क्या हो सकता है? हेड हेड 1, हेड टेल 2, टेल हेड 3, टेल टेल 4। ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब ये मैंने लिखे हैं, तो ये 4 तरीके से। अब इसके क्या ऑप्शन है, लेकिन मैंने इसको जो प्रोबेबिलिटी बनती थी लिख दी। एक वैल्यू आई थी कि tan 0, तो यार tan 0 जो है ना वो 0 के बराबर ही होता है। अब आगे पता नहीं, अल्लाह मालिक है। अच्छा, एक मैट्रिसेस हमें दिया हुआ था 1 7 x एंड x इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इसकी वैल्यू 0 होगी। फाइंड द नंबर ऑफ सम व्हिच इज -10 एंड प्रोडक्ट इज -24। अच्छा, अब इसमें ना पता नहीं वैल्यूज में मिस्टेक है या कोई और गड़बड़ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 ऑप्शन ठीक है, एक 2 और ये वाला और एक ये वाला। सो अगर इसमें भाई करेक्शन भी हो तो प्लीज़ इस पर तनकीद नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम मैथ में मारे, जितना हमें हो सका हमने किया। अच्छा, एक क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू x+2 एंड g आगे, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है ये देखिएगा। साइन इनवर्स ऑफ, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये √3/2 के बराबर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है लिमिट x इक्वल टू 3 और इसका x² इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है। तो भाई मैं गलत सलत सॉल्व नहीं करा सकता, जितना हो सकता है बस मैं करा देता हूँ, क्योंकि बात यह है कि हम हैं फिज़िक्स वाले। आगे चलते हैं यार, कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के भी थे। कौन कौन से थे ज़रा देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड स्पीशीज। द प्रोटिस्टा आर न्यूक्लियोटाइड्स। ये अच्छा सॉरी, इसमें क्या था? प्रोटिस्टा जो होते हैं शायद के मुझे नहीं पता, देखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। डीएनए और आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज, इसका काम क्या है? सपोर्ट करना होता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीशीज। ये ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन था, तो ये मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्टारफिश कैन बी परफॉर्म आर्म्स, रीफॉर्म आर्म्स। ठीक है, विच इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? नीचे कुछ नाम तो लिखे हुए हैं, एक है लेजर्ड, स्नेक, फिश। अच्छा, ये 3 नाम थे, लेजर्ड, स्नेक, फिश। पता नहीं, मेरे हिसाब से इसका आंसर शायद फ्रॉग होगा। ये देख लीजिएगा इसको ना, मेरे हिसाब से इसका आंसर फ्रॉग होगा। तो भाई ये थे क्वेश्चंस, जितने हमें मिले हमने सॉल्व कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से बहुत सारी गलतियों से आप दरगुजर करेंगे, क्योंकि जल्दी था और थोड़ा सा लेट हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। फिर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा बुरा ज़रूर कर दीजिएगा, और एक ख़ास रिक्वेस्ट के दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।